हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को बिना किसी समय गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, आधुनिक काल में इतिहास को मध्यकाल में प्राचीन काल से अलग क्यों माना जाता है? आधुनिक काल के इतिहास को और मध्यकालीन और प्राचीन काल के अलग क्यों माना जाता है? देखिए, आधुनिक काल को अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत पर पड़ा, औद्योगिक नीतियाँ लागू हुई और समाज में व्यापक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति कैसे बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति कैसे बनी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार किया, फिर धीरे धीरे सैनिक शक्ति का प्रयोग कर स्थानीय शासकों को हराया। प्लासी और बस्तर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार किया। आगे चलकर कंपनी ने पूरे भारत में राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पहले वे धीरे धीरे सैनिक तैयार किए, ठीक है। उसके जो स्थानीय छोटे मोटे शासक थे उसे हराए और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार जमाया। उसके बाद कंपनी पूरे भारत को राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व पर स्थापित कर लिया। नील विद्रोह क्यों हुआ? देखिए, नील विद्रोह क्यों हुआ, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों की परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग एक नोटिस बता देना चाहते हैं कि क्लास 8 में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं रहेगा। तो आप लोग पूरा ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, अंग्रेज नील की ज़बरदस्त खेती करवाते थे, ठीक है। नील विद्रोह क्यों हुआ? देखिए, नील विद्रोह क्यों हुआ? अंग्रेज नील की जबरन खेती करवाते थे। किसान खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे, ठीक है। किसानों को बहुत कम दाम पर मिलता था और उनकी ज़मीन बर्बाद हो जाती थी। किसानों को जो कीमत देनी चाहिए उस कीमत नहीं देते थे, बहुत ही कम देते थे, ठीक है। और उससे जो नील की खेती होती थी उससे ज़मीन बंजर हो जाता था, ठीक है। तो ठीक से अगली खेती हो नहीं पाता था, इसीलिए वह इस विद्रोह किया, नील विद्रोह, ठीक है। अब देखिए, इस अन्याय के खिलाफ 1859-60 में बंगाल के किसानों ने विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। बंगाल के किसानों ने विद्रोह किया, ठीक है, जिसे नील विद्रोह कहा जाता है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए इसका आंसर क्या है, किसान पर अधिक कर लगाया गया। क्या है? किसान पर अधिक कर लगाया गया, ठीक है। जबरन नकदी फसलें जैसे नील, कपास, जूट की खेती कराई गई।
किसानों की जमीन छीन ली गई और पारंपरिक खेती व्यवस्था टूट गई। इससे ग्रामीण समाज निर्धन और शोषित हो गया। क्या हो गया? किसान पर अधिक कर लगाया गया, ठीक है, और इससे जबरन खेती कराई जाती थी, नील का, कपास का, जूट का, और कभी कभी इसकी ज़मीन छीन ली जाती थी और पारंपरिक खेती टूट गई, ठीक है। जिस हिसाब से खेती करना चाहिए उस हिसाब से खेती ना कराकर ज़बरदस्ती खेती करा रहा था। इससे ग्रामीण समाज निर्धन और शोषित हो गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज और उनके पर्यावरणीय संबंध क्या वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय संबंध का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए आदिवासी जंगल, जमीन और नदी से गहराई से जुड़े थे। आदिवासी जंगल, जमीन और नदियों के गहराई से जुड़े थे। उनकी आजीविका शिकार, खेती, झूम खेती, शहद, लकड़ी, फल फूल आदि पर आधारित थी, ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने जंगलों पर अधिकार कर लिया और आदिवासियों को बेदखल किया। इससे उसके जीवन पर कठिनाई और विद्रोह पैदा हुआ, ठीक है। उससे जंगल को छीन लिया गया, उसे वहाँ जंगल से हटा दिया गया। इससे जो आदिवासी था वो बहुत ही गुस्सा चढ़ा उसे, तो वह क्रांति पर उतर आए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की नीतियों ने आदिवासी समाज को कैसे प्रभावित किया। औपनिवेशिक शासन की नीतियों ने आदिवासी समाज को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए जंगल से बेदखल, जंगल से हटा दिया गया। झूम खेती पर निर्भर जो घूम कर खेती करते थे उस पर रोक लगा दिया, और करों में वृद्धि वे लोग कर नहीं देते थे, ठीक है। उसे अस्थायी कराकर उसे अधिक कर वसूला गया। और देखिए आदिवासी को मजदूरी और ठेकेदारी में धकेला गया, ठीक है। आदिवासी को मजदूरी करने, ठेकेदारी करने में धकेला गया जबरदस्ती। कई स्थानों पर आदिवासियों ने विद्रोह किया, जैसे संथाल विद्रोह 1855। ये किसने किया था? यह विद्रोह सिंधो और कान्हो ने दोनों भाई ने किया था, ठीक है। सिंधो कान्हो, ठीक है। चलिए देखिए 7वां प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में हस्तशिल्प उद्योग क्यों नष्ट किया गया। हस्तशिल्प उद्योग क्यों नष्ट हुए, ठीक है, क्यों नष्ट हुए। अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगा दिया। अंग्रेजों ने जो भारत की कपड़ा था उस पर अधिक से अधिक कर लगा दिया गया, ठीक है। और देखिए इंग्लैंड से मशीनों से बने कपड़े भारत में सस्ते दाम पर आने लगे। क्या होने लगे? इंग्लैंड के जो मशीन से बनाए गए कपड़े थे वो भारत में पूरा सस्ते दामों में बेचा जाने लगा, और भारतीय शिल्पकार बेरोजगार हो गए। भारतीय शिल्पकार बेरोजगार हो गए, ठीक है। अब देखिए पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़ा, ठीक है, धातु, चीनी मिट्टी आदि धीरे धीरे समाप्त हो गई। पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़ा बनाने के लिए वाला जो कपड़ा बनाते थे, धातु से जो सामान बनाते थे, चीनी मिट्टी आदि धीरे धीरे समाप्त हो गए, ठीक है। औपनिवेशिक, देखिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए
उपनिवेशवाद का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? पुराने उद्योग और शिल्प ध्वस्त हो गए। अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बन गया। ठीक है। आधुनिक उद्योग का विकास बहुत धीमा हुआ और भारत आर्थिक रूप में निर्भर और गरीब हो गए। भारत आर्थिक रूप से निर्भर और गरीब हो गए। अंग्रेज ने सब लूट लिया। अब देखिए 9वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शासन और कदम कैसे बढ़ाया? अब देखिए वो शुरू में उन्होंने सिर्फ व्यापार किया, सिर्फ व्यापार घूम घूम के देखा। ठीक है। अब देखिए और धीरे धीरे किलों और सैनिकों ठिकानों का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे वह सैनिक तैयार किया। ठीक है। सैनिक तैयार किया और पलासी का युद्ध, पलासी 1757 में हुआ था। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बक्सर 1764 ईस्वी की लड़ाई जीतने के बाद शासन का अधिकार पाया। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है, व्यापारिक कंपनी राजनीतिक सत्ता में बदल गई। व्यापारिक कंपनी राजनीतिक सत्ता में बदल गई। ठीक है। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इतिहास के अध्ययन में स्रोतों की क्या भूमिका है? इतिहास के अध्ययन में स्रोत की क्या भूमिका है? तो देखिए इतिहास लिखने के लिए स्रोत सबसे ज़रूरी होती है। अगर कोई स्रोत ही नहीं रहेगा तो किसके बारे में लिखेंगे? ठीक है। लिखित स्रोत जैसे पत्र, रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, किताबें। ठीक है। आप देखिए पुरातात्विक स्रोत, इमारतें, सिक्के, औजार। मौखिक स्रोत, लोक कथाएं, गीत। इनके आधार पर इतिहासकार घटनाओं का सही विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है। इसी सब के कारण ही जो इतिहासकार होते हैं वे इस घटनाओं को लिख पाते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।